मुझे स्नैपचैट पसंद था। स्ट्रीक्स, फिल्टर्स, रूबी और जेस के साथ वैनिश मोड में देर रात तक बातें करना यह काफी सेफ लगता था। एक सीक्रेट डायरी की तरह जिसे कोई पढ़ नहीं सकता था। लेकिन ये मैसेजेस शुरू होने से पहले की बात है। फियोना के गायब होने से पहले, इससे पहले मुझे एहसास हो कि कोई हमारी अपनी स्क्रीन के जरिए देख रहा था। पहला मैसेज रात 9:34 पर आया, ठीक उसी वक्त जब मैं रूबी के घर से अपने घर जा रही थी। एक अननोन यूजर का स्नैप, सी यू इन 10। अजीब है, फोटो धुंधली थी, बस किसी अकेले चलने वाले इंसान की परछाई जैसा। फिर मैंने करीब से देखा, मेरे पेट में हलचल हो गई। ये मैं थी। मैं बीच में ही रुक गई, मेरी सांसें अटक गई थी। फुटपाथ खाली था, स्ट्रीट लाइट हल्की सी चमक रही थी, दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मैं तेजी से पीछे मुड़ी, कोई नहीं था सिवाय ठंडी हवा के जो मेरी स्किन में घुस रही थी। मैं जल्दी से घर आई, मैंने दरवाजा बंद किया और रूबी और जेस को मैसेज किया, कह दो कि तुम दोनों मुझसे पंगे ले रहे हो। हैं? क्या बकवास है ये? अबे बहुत ही खतरनाक है, ब्लॉक करो। तो मैंने ऐसा ही किया, लेकिन ब्लॉक करने से दूसरा स्नैप बंद नहीं हुआ। 10:02 पर एक लाइव वीडियो मेरे बेडरूम की खिड़की बाहर से ली गई। जब मैं खिड़की के पास गई तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने बाहर झांक कर देखा, अंधेरा था, कोई हलचल नहीं थी, लेकिन कसम से मैं कुछ महसूस कर पा रही थी कि कोई वहां बाहर से मुझे घूर रहा है। मैंने पर्दे बंद कर दिए, खिड़की बंद कर दी और खुद को कंबल के नीचे छुपा लिया। सुबह तक मैंने खुद को यह कहकर समझा लिया कि कोई घटिया मजाक था, जब तक कि रूबी को भी वही मैसेज नहीं आया, सी यू इन 10। फिर जेस, लेकिन जब उन्होंने जवाब देने की कोशिश की तो अकाउंट गायब हो गया। अगले दिन फियोना मिलर गायब हो गई। उसे आखिरी बार चीयर प्रैक्टिस से निकलते हुए देखा गया था। उसका आखिरी स्नैप, कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन किसी ने भी इसे सीरियसली नहीं लिया। पुलिस ने कहा कि वो भाग गई। उस रात मैंने उसका स्नैप मैप चेक किया। उसका बिटमोजी शहर के बाहर एक पुराने खाली घर के पास घूम रहा था और फिर वो गायब हो गया। मैं उस रात सोई नहीं। अगर ये सब कनेक्टेड था तो हमें कुछ करने की जरूरत थी। जेस और मैंने फियोना के संदेश को खंगाला, सुराग खोजने की कोशिश की। उसकी चैट हिस्ट्री खाली थी, हमारी चैट्स की तरह एकदम साफ। लेकिन फिर जेस को कुछ मिला, एक कॉमन कड़ी। हर विक्टिम ने गायब होने से पहले किसी अननोन यूजर से बात करने के लिए वैनिश मोड का यूज किया था। कोई सेव्ड मैसेज नहीं, कोई सबूत नहीं, बस गायब। हम एक ऐसे शख्स को ढूंढ रहे हैं जिसे अच्छी तरह से पता है कि गायब कैसे हुआ जाता है। जेस ने धीरे से कहा, यह रैंडम सी बात नहीं है। मेरे पास एक प्लान है, एक लापरवाह बेवकूफ प्लान जिसमें शायद मेरी जान भी जा सकती है। मैंने सी यू इन 10 को अनब्लॉक किया और एक मैसेज भेजा, कौन हो तुम? रिप्लाई फौरन आ गया, एक स्नैप। मैंने उसे खोला, मेरी सांसें चढ़ गई। वो मेरा घर था। एक लाइव वीडियो, स्क्रीन के कॉर्नर पर मेरे घर की लोकेशन डली हुई थी। मैं अभी उसके अपने घर का एग्जैक्ट एड्रेस दिया था। जेस ने मेरा हाथ पकड़ा, काइली हमें जाना होगा अभी। हम उसकी गाड़ी में बैठे और उस जगह के लिए निकल गए जहां फियोना के बिटमोजी की आखिरी लोकेशन मिली थी। वो पुराना खाली घर हमारे सामने था। उसकी खिड़कियां खोखली आंखों जैसी लग रही थी। हम अंदर घुसे, हमारे पैरों की आहट सड़े हुए कदमों पर गूंज रही थी। हवा में सीलन और किसी सड़े हुए मेटल की बदबू आ रही थी। कमरे के कोने में एक टेबल पर बर्नर फोन रखा हुआ था, उनकी स्क्रीन हल्की सी चमक रही थी। मुझे बीमार महसूस हो रहा था। हर फोन एक अलग हैक किए गए स्नैपचैट अकाउंट में लॉगिन था। लाइव मैसेज, चैट हिस्ट्री, तस्वीरें। स्टॉकर हमें हमारे अपने डिवाइस के जरिए देख रहा था। जेस ने मेरा हाथ पकड़ लिया, हमें यहां से निकलना होगा। मेरे फोन से एक नोटिफिकेशन आया, मैंने नीचे देखा, मेरा खून बर्फ में बदल गया। सी यू इन 10 से एक नया स्नैप आया था, घूम जाओ। जेस और मैं मुड़े, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। दरवाजा जोर से बंद हो गया, हवा का रुख बदल गया, किसी के होने की आहट। छाया में कोई था, एक परछाई आगे बढ़ती हुई, एक हुडी, गहरे रंग की जीन्स, एक फोन उठा। वो हमें देख रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था। तुम आखिर हो कौन? मैंने उससे पूछा। कोई जवाब नहीं आया। वो परछाई करीब आई, मैं अपने फोन को टटोलने लगी, मेरी उंगलियां कांप रही थी। अगर हम यहां से नहीं निकल पाते तो किसी को तो पता होना चाहिए कि क्या हुआ। मैंने लाइव लोकेशन ऑन कर दी और एक लॉक्ड स्क्रीन चालू कर दी, जो अपने आप अपलोड हो जाएगी अगर मैंने चेक इन नहीं किया तो। जेस ने झपट्टा मारा और उस आदमी को पीछे ढकेल दिया, भागो! मैं हॉल से नीचे भागी, फर्श चरमरा रहा था, मेरी सांस खड़ी हुई थी। पीछा करने वाले के कदम हमारे पीछे तेजी से आते हुए सुनाई दे रहे थे। हॉल के आखिरी में एक दरवाजा था, बंद। एक हाथ मेरी बाजू के बहुत करीब तक आ चुका था, मुझे पीछे खींच रहा था। मैं चिल्लाई,
जेस ने उसे भिड़कर फोन को उसकी पकड़ से गिरा दिया। स्क्रीन टूट गई, जिससे उनके चेहरे पर तेज रोशनी पड़ रही थी। उसकी पहचान ने मुझे हथौड़े की तरह मारा। ये कोई अनजान आदमी नहीं था, बल्कि टायलर ब्रिग्स था, हाई स्कूल का ड्रॉप आउट, टेक में जीनियस। वो लड़का जो हमेशा ऑनलाइन रहता था, देखता रहता था, लेकिन कभी बोलता नहीं था। उसके चेहरे पर शैतान जैसी मुस्कान आ गई। तुम सबको वैनिश मोड पर बहुत यकीन था, है ना? हाँ। मेरे पेट में मरोड़ उठ गए। तुम हमें सिर्फ मजे के लिए स्टॉक कर रहे थे? उसकी आंखें ठंडी थी। ये एक एक्सपेरिमेंट था। जब लोगों को लगता है कि वो सेफ हैं, तो वो कितनी आसानी से गायब हो सकते हैं। दूर से सायरन की आवाज हवा में गूंज रही थी। मेरी लॉक की हुई स्टोरी लाइव चली गई थी। टायलर के चेहरे पर शिकन आ गया। वो पीछे के दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जेस ने ठोकर मारकर उसे गिरा दिया। वो फर्श पर गिरा और उसी वक्त खिड़कियों से लाल और नीले रंग की लाइट्स चमकते हुए अंदर आने लगी। पुलिस वाले बंदूक लेकर घर के अंदर घुस गए। हाथ ऊपर, कोई चालाकी नहीं। ये सब खत्म हो गया। फियोना को ढूंढ लिया गया। वो मुश्किल से सांस ले पा रही थी, लेकिन कम से कम वो जिंदा है। शहर में हड़कंप मच गया। पेरेंट्स घबरा गए। स्नैपचैट ने सेफ्टी पर कमर कसी, लेकिन मैंने ऐप डिलीट कर दी अच्छे के लिए, क्योंकि कुछ भूत पुराने घरों में नहीं मंडराते, वो आपकी स्क्रीन में भी हो सकते हैं, और वो हमेशा देख रहे होते हैं। मेरा एक अजीब सा शौक है। मुझे डरावनी जगहों की स्नैप लेना अच्छा लगता है। इसकी शुरुआत एक मजाक के साथ हुई थी, अपने फॉलोअर्स को डराने की एक छोटी सी कोशिश। ज्यादातर उन तस्वीरों में परछाई और अजीब सी लाइटिंग होती थी, लेकिन कभी भी चीजें आपस में मेल नहीं खाती थी। आज की रात वही रात थी। मैंने इसके बारे में लंच के दौरान सुना। कुछ बच्चों का झुंड ब्लैकवुड हॉलो में बनी एक पुरानी पेट्स की सेमेट्री की बात कर रहे थे, कैट लेडी के बारे में। दशकों पहले वो अकेली रहती थी। उसे अपनी बिल्लियां बहुत पसंद थी। जब वो मरी तो उसे अपनी बिल्लियों के साथ ही दफनाया गया, और अब लोगों का कहना है कि उसकी आत्मा इधर उधर घूमती है। लोगों का मानना है कि जब आसपास कोई बिल्ली नहीं होती, तब भी बिल्लियों के रोने की आवाज सुनाई देती है। बिल्लियों की चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। ये सुनने में इतना अच्छा था कि वहां ना जाना नामुमकिन था। मैं हार्पर और जैक को भी अपने साथ घसीट लिया। हार्पर पूरे रास्ते आने के लिए मुझे सुनाती रही, जबकि जैक ए ग्रेड की हॉरर फिल्म की कहानी कहकर मुंह बनाता रहा। लेकिन मैंने नोट किया कि जब जैक को ऐसा लगता था कि मैं देख नहीं रही हूं, तो वो हार्पर की तरफ देखता था, और जब भी हार्पर ब्लैकवुड हॉलो के बारे में बात करती तो उसकी आवाज कांप उठती, जैसे वो जितनी बात कर रही है उससे कई ज्यादा जानती है। हम सूरज के ढलने के बाद कब्रिस्तान पहुंचे। ये मेरी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही छोटा था। छोटे छोटे हेडस्टोन की कतारें, कुछ उखड़ रहे थे और कुछ पर छोटे छोटे पंजों के निशान थे। हवा नम मिट्टी की हल्की बदबू और कुछ और जैसे बासी धूल और सड़न लेकर आई हो। फिर मैंने इसे देखा। बीचों बीच एक बड़ा सा मकबरा, पत्थर पर एक शब्द लिखा हुआ था, हॉलोवे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपना फोन निकाल लिया, स्नैप ली, कुछ नहीं दिखा। एक और बार स्नैप ली, अभी भी कुछ नहीं आया। मैंने नाइट मोड ऑन किया। स्नैप को लोड होने में जरूरत से ज्यादा वक्त लग रहा था। स्क्रीन अटक गई। फिर एक नोटिफिकेशन आई, मियाओ, अपने पीछे देखो। मेरे पेट में मरोड़ उठ गए। मैंने ये टाइप नहीं किया था। मेरी आवाज पतली हो गई। गाइस, मैंने ये नहीं लिखा। हार्पर ने मेरा फोन छीन लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। जेक का चेहरा फीका पड़ गया। ये एक मजाक है ना? इससे पहले कि मैं कोई जवाब दे पाती, कब्रिस्तान से हल्की गुर्राने की आवाज हुई, और फिर एक बार और फिर एक बार दोबारा। अंधेरे में चमकती हुई आंखें टिमटिमाने लगी। दर्जनों। अंधेरा हटने लगा और किसी जीवित चीज के होने का एहसास होने लगा। हमारे चारों ओर खरोचने की आवाज, पत्थर पर कीलों के टकराने की आवाज उठने लगी। हार्पर और जेक जोर से चिल्लाए, भागो! हम तीनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। इतनी तेज भागते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा दिल पसलियों में जोर से धड़क रहा था। मेरी सांसें तेज हो गई। बिल्लियों की आवाज और तेज होती गई, लगभग इंसानों जैसी, अलग अलग चीखों में बदल जाती। जमीन हिलती हुई लगने लगी। मैं पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। हम तब तक भागते रहे जब तक कि मेरे घर के दरवाजे पर नहीं पहुंच गए, हाँफते हुए, कांपते हुए। जब हम कमरे में अंदर आए तो हमें वहां का शांत माहौल महफूज लगा। हमने ताला लगा लिया। हम अभी भी हाँफ रहे थे। मैंने कांपती उंगलियों से अपना फोन निकाला। आखिरी तस्वीर अलग थी। ये वो नहीं थी जो मैंने ली थी, बल्कि एक ब्लैक एंड व्हाइट धुंधली तस्वीर थी, एक औरत की। एक ऐसी औरत जिसकी स्किन लटकी हुई थी और आंखें खोखली थी। वो कब्रिस्तान में खड़ी हुई थी। उसके चारों ओर बिल्लियां ही बिल्लियां थी। वो उसके पैरों के आसपास लिपटी हुई घूर रही थी, हमें देख रही थी और कहीं ना कहीं मुस्कुरा भी रही थी। हार्पर के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं इसे जानती हूं,
मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा। क्या? उसने बहुत ही मुश्किल से अपना मुंह खोला। मेरी दादी मुझे इसके बारे में कहानियां सुनाया करती थी। एक औरत जिसका नाम मार्गरेट हॉलोवे था। लोग उसे कैट लेडी के नाम से बुलाते थे। दादी कहती थी कि वो सिर्फ एक अकेली बूढ़ी औरत नहीं थी, वो काला जादू करती थी। उसका मानना था कि वो वक्त चुरा सकती है, अपनी उम्र बढ़ा सकती है, किसी और की उम्र लेकर। जे खांसा, लेकिन उसकी आवाज लड़खड़ाई हुई थी। ये पागलपन है। तो फिर इस तस्वीर का मतलब समझाओ, हार्पर ने चढ़कर कहा। मैंने इस तस्वीर को डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन ऐप मुझे ऐसा नहीं करने दे रही थी। उस रात मैं नहीं सोई। अगले दिन स्कूल में मैं इस एहसास को अपने अंदर से निकाल ही नहीं पा रही थी कि कोई मुझ पर नजर रख रहा है। हॉल में दिखाई देने वाली हर परछाई और भी ज्यादा गहरी लग रही थी, हर फुसफुसाहट कान से सरकती हुई। मुझे जवाब चाहिए था, इसलिए मैं लाइब्रेरी चली गई। मिसेस हॉलोवे, हमारी लाइब्रेरियन, काउंटर के पीछे बैठकर पढ़ रही थी। उन्होंने अपने सफेद बालों का जूड़ा बनाया हुआ था। उनकी पतली उंगलियां एक एक करके पन्ने पलट रही थी। जब मैंने उनसे पेट सेमेट्री के बारे में पूछा तो वो दंग रह गई। उन्होंने धीरे से ऊपर देखा। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। उनकी आवाज नरम थी, लगभग प्यार भरी, लेकिन उनके चेहरे के बारे में कोई बात थी जो देखा हुआ लग रहा था, जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। फिर मेरा फोन बजा। एक नई स्नैप किसी अनजान अकाउंट से। मैं हिचकिचाई, फिर मैंने उसे टैप करके खोला। एक बार फिर मुझे एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर दिखी, लेकिन इस बार उस बूढ़ी औरत की मुस्कान और भी बड़ी थी और वो पहले से ज्यादा करीब खड़ी हुई थी। मेरी सांसें अटक गई, मेरी उंगलियां बेजान हो गई। मैंने सर उठाकर मिसेस हॉलोवे को देखा। वो मेरी तरफ घूर रही थी। उनके होंठ थोड़े से मुड़े हुए थे और फिर वो गुर्राई। मेरा फोन मेरे हाथ से गिरने ही वाला था। लाइब्रेरी की हवा भारी हो गई, दम घुटने लगा। चमकीली लाइट्स झिलमिलाने लगी, परछाई मेरी तरफ बढ़ने लगी, जैसे मेरे पैरों को जकड़ रही हो। मैं पीछे की तरफ गिरी, उनकी आंखें वो चमक रही थी। मैं मुड़ी और भाग गई। मैं तब तक नहीं रुकी जब तक स्कूल से बाहर नहीं आ गई। मैंने ताज़ी हवा में सांस लेने की कोशिश की। मेरे हाथ कांप रहे थे। एक और नोटिफिकेशन। मैं देखना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने फिर भी देखा। तस्वीर फिर बदल गई। वो औरत और भी करीब थी और इस बार तस्वीर में मैं भी थी। बिल्ली मेरे पैर के पास बैठी हुई थी। उसने अपनी पूंछ से मेरी एड़ी पकड़ रखी थी। मैं डर गई थी। उसने जो आवाज़ निकाली वो नेचुरल नहीं थी, वो हल्की गुर्राने जैसी थी, जैसे किसी की हंसी की आवाज़ हो। मेरा फोन एक आखिरी बार बजा। 9 जने एलिना, तुम्हारे पास सिर्फ एक है। इसकी शुरुआत एक आम शनिवार की रात के साथ हुई। मैं घर पर अकेली बोर हो रही थी और कुछ मजेदार करना चाहती थी। मैंने स्नैपचैट ऑन किया और देखा कि क्या मेरा कोई दोस्त बाहर है। मैंने बिल्ली के कानों वाले फिल्टर का इस्तेमाल करके सेल्फी ली और उसे पोस्ट कर दी। मैंने अपने पड़ोस के जियो फाइंडर ऑन किया, जिससे ये जाहिर हो गया था कि मैं किसी से मिलने के लिए तैयार हूँ। कुछ ही मिनट बाद मैंने देखा कि मुझे एक अनजान अकाउंट से नोटिफिकेशन आई है। मैं इन्हें नहीं जानती थी। इनके अकाउंट का नाम बस कुछ नंबर से बना हुआ था। मैंने उस नोटिफिकेशन को स्पैम समझकर खोला, लेकिन उसमें मुझे एक स्नैप दिखाई दी। उस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरे घर के बाहर से लिया गया हो। तस्वीर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आखिर ये शख्स कौन था और इसे कैसे पता कि मैं कहाँ रहती हूँ? मैंने जवाब ना देने का फैसला किया और नजरअंदाज किया। मैं उम्मीद कर रही थी कि बाहर जो भी खड़ा हो वो चला जाएगा। मैंने अपनी सहेली चेन को मैसेज किया और जानने की कोशिश की कि क्या वो बाहर खाने जाना चाहेगी। उसने जवाब दिया, इसलिए मैं नीचे उतरी और मनपसंद रेस्टोरेंट में चले गए। जब मैंने गाड़ी पार्क की तो मैंने सबसे पहले रेस्टोरेंट के बाहर रुककर चमकती हुई लाइट्स की तस्वीर ली और लोगों को बताया कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। और उसके बाद मुझे फिर से उस नंबर से नोटिफिकेशन आई। जब मैंने उसे खोला तो मेरा दिल दहल गया। उसने ठीक उसी जगह से तस्वीर भेजी थी जहां मैंने थोड़ी देर पहले खड़े होकर तस्वीर ली थी। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि ये शख्स मेरा पीछा कर रहा है? मैंने जेन से अपनी बेचैनी छुपाने की कोशिश की और इसे एक तरह का मजाक बताकर हंसकर टाल दिया। डिनर करने के बाद मैं और जेन पास का आइसक्रीम पार्लर पर गए और हमने अपने लिए आइसक्रीम ली। मैंने अपनी चॉकलेट आइसक्रीम की एक स्नैप बनाई और उसे अपलोड किया, लेकिन लोकेशन बंद करना भूल गई। फिर एक नोटिफिकेशन आया। इस तस्वीर में उसने मेरी तरह बिल्कुल हूबहू उसी फ्लेवर की आइसक्रीम का कोन लिया था और ये भी साफ जाहिर हो रहा था कि तस्वीर किचन में छुप कर ली गई है। जेन ने मुझे परेशान देख लिया और वो मुझे सवाल करने लगी। मैंने उसे मैसेजेस दिखाए और उसने कहा कि ये वाकई डरावना है। हमने तय किया कि अब हम घर चले जाएंगे। मैं बहुत डर गई थी और अब किसी सुरक्षित जगह में होना चाहती थी। जैसे ही हम जेन के घर पहुंचे, हमने दरवाजे को ताला मार दिया और सबकी खिड़कियों के पर्दा लगा दिया। हमने फिल्म लगाकर रिलैक्स करने की कोशिश की, लेकिन हमारा ध्यान अभी भी खिड़कियों पर था। मैं जानती हूँ कि ये बहुत ही बेकार सी बात है, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से हमें देख रहा है।
कुछ घंटों के बाद मुझे उस स्टॉकर के अकाउंट से एक और मैसेज आया। मैंने कांपते हुए हाथों से उस स्नैप को खोला। वो जेन के घर की बाहर से ली हुई तस्वीर थी। ये तस्वीर जेन के बैकयार्ड से ली गई थी। ये जो भी था, उसने जेन के घर तक मेरा पीछा किया था। जेन ने तस्वीर देखी और वो बुरी तरह से घबराई। उसने मुझे सलाह दी कि मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए। मेरे हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि मुझसे 911 तक डायल नहीं हुआ। मैंने ऑपरेटर को बताया कि क्या हो रहा था और उन्होंने कहा कि वो हमारे घर एक पेट्रोल कार भेज रहे हैं। जेन और मैं एक दूसरे से गले लगाकर बैठ गए। हमें इस बात का डर था कि कहीं वो जानता है कि हम कहाँ हैं। हमने घर की सभी लाइट्स बंद कर दी ताकि उसे लगे कि हम जा चुके हैं। जल्दी मुझे एक और मैसेज आया जिसने मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े कर दिए। ये जेन के घर की खिड़की के बाहर से ली गई तस्वीर थी जिसमें हम दोनों की डरी हुई परछाई साफ दिखाई दे रही थी। स्टॉकर घर के बिल्कुल बाहर था और हमें देख रहा था। उस तस्वीर के साथ उसने एक खौफनाक मैसेज भी भेजा था। वो मुझे देख सकता है और मेरे पीछे आ रहा है। जेन और मैं डर के मारे हक्के बक्के रह गए और अचानक दरवाजे का हैंडल हिलने लगा जैसे कोई जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। हम डर कर चिल्लाते हुए बाथरूम में छुपने के लिए भागे। हमने दरवाजे के हैंडल पर एक कुर्सी अटका दी। मैं घर में भारी कदमों की आवाज सुन सकती थी। हम उसे घर में घूमते हुए सुन सकते थे। हम रोते बिलखते हुए बैठ गए। फिर हमने दूसरी ओर से सायरन की आवाज सुनी। पुलिस आ गई थी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना सुकून महसूस नहीं किया था। पुलिस शोर मचाते हुए घर में घुसी और उन्होंने मेरे स्टॉकर को गिरफ्तार कर लिया। उस भयानक रात के बाद मैंने कभी स्नैपचैट लोकेशन का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने बहुत ही बुरा सबक सीखा था कि ना जाने कौन हम पर नजर रख रहा है और कभी कभी स्टॉकर सिर्फ स्क्रीन के उस तरफ नहीं होते। अगर मैं सच में कभी आपको फॉलो करना चाहूँ जो मेरे साथ हुआ, उसके बाद मैं अपनी लोकेशन देने के लिए कभी सेफ नहीं फील करूंगी। अब यूं ही किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। एक अजनबी जो बस बिना चेहरे का एक अकाउंट लगता है, उसकी खाली प्रोफाइल के पीछे कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपकी हर हरकत को नोट कर रहा हो और अंधेरे में आपके अकेले होने का इंतजार कर रहा हो। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात थी।